प्रश्न नंबर 101 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक कच्चा पदार्थ है। इस संदर्भ में सत्य कथन है। स्थलीय पौधे CO2 को वायुमंडल से अपनी पत्तियां द्वारा ग्रहण करते हैं। सही। जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। दोनों सही है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से पानी और खनिज लेते हैं और सूर्य के प्रकाश में अपने हरित भाग में भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। श्वसन आदि क्रियाओं के लिए जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 102 है, पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो पौधे कैसे नाइट्रोजन के ग्रहण करते हैं? दोनों रूपों में, यानी कौन कौन? सीधे वायुमंडल से और नाइट्रोटेट के रूप में मिट्टी से। पौधे अपनी जड़ों में पानी के माध्यम से नाइट्रोजन और नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हुए पौधे की जड़ों में स्थित बैक्टीरिया भी वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के नाइट्रेटों के रूप में बदलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग गैस युक्त पेय बनाने में अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे सूखी बर्फ कहा जाता है, का उपयोग मांस, मछली या दूसरे खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 104 है, नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। तो दोनों में। खाद्य पदार्थ जैसे कुरकुरे, नमकीन के पैकेटों में हवा भरने के लिए पौधों के वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। दोनों कथन सही है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य है। नाइट्रोजन गैस प्रायः कुरकुरे, नमकीन आदि के पैकेटों में भरा जाता है, जिसकी खाद्य पदार्थ सुरक्षित रह सके। प्रश्न नंबर 105 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ड्रॉपर में पानी ऊपर चढ़ जाता क्योंकि ड्रॉपर को दबाने पर उसके अंदर वायु दाब कम हो जाता है। जिस प्रकार ड्रॉपर में पानी ऊपर चढ़ जाता है, उसी प्रकार पौधे में जाइलम के पानी पत्तियों में पहुंच जाते हैं। दोनों कथन सही है। मतलब कि ड्रॉपर से दाब हटा लेने पर वह पात्र में जल के तल पर प्रभाव डालने वाला वायुदाब पानी को अंदर धकेल देता है। ड्रॉपर को दबाने पर उसके अंदर का वायुदाब कम हो जाता है। इस सिद्धांत पर पौधे के जाइलम से पानी पत्तियां तक पहुंच जाती हैं। प्रश्न नंबर 106 है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर नामक यंत्र वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 107 है, वायु प्रदूषण से सर्वाधिक हानिकारक गैस है। तो इसमें है सबसे हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक हानिकारक गैस है। प्रश्नगत विकल्पों में कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक हानिकारक वायु प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषैले गैस होती है। यह रक्त में अवशोषित होकर उसकी क्रियाशीलता को कम कर देती है। प्रश्न नंबर 108 है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन है? तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड दोनों ही अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। कोयले और पेट्रोल में थोड़ी मात्रा में गंधक होता है, जो जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो त्वचा, फेफड़ों और दूसरे ऊतकों पर दुष्प्रभाव डालती है। इसी प्रकार उच्च ताप पर निर्मित नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी विषैले होते हैं। जल के साथ ऑक्साइड मिलाकर अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न नंबर 109 है, जल में घुलनशील नहीं है। तो जल में घुलनशील क्या नहीं है? तेल नहीं है, बाकी नमक, चीनी और ठोस ये सब घुलनशील हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसें भी घुलनशील है। एल्कोहल भी घुलनशील है, पर तेल नहीं घुलनशील। जल का एक अच्छा विलायक है, उसमें चीनी, नमक और कई खनिज घुल जाते हैं। जल, द्रव और गैसों भी घुल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी कई गैसें भी जल में घुलनशील हैं।
प्रश्न नंबर 110 है कि पानी को पीने योग्य रोगाणु मुक्त कैसे बनाया जा सकता है। तो इसमें क्लोरीन की गोली मिलाकर, एकदम करेक्ट। कम से कम 3 मिनट तक उबाल कर, ये भी सही है। पोटेशियम परमानेंट डालकर, तीनों सही है, एकदम तीनों सही है, उपयुक्त में तीनों विकल्प सही है। कम से कम 3 मिनट तक पानी उबालने के अधिकतर रोगाणु मर जाते हैं और पानी पीने योग्य हो जाता है। क्लोरीन तथा पोटेशियम परमानेंट द्वारा रोगाणुओं को मारा जाता है। मौसम निर्भर है। प्रश्न नंबर 111, मौसम निर्भर कितना पे है। वायुदाब पर भी है, आर्द्रता पर, तापमान पर, उपयुक्त में सभी पर मौसम निर्भर है। वायुदाब मौसम के निर्धारण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। वायु में आर्द्रता, नमी दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। आर्द्रता सदा एक जैसी नहीं रहती है या बदलती रहती है। मौसम प्रायः वायुदाब, आर्द्रता तथा तापमान तीनों पर निर्भर है। प्रश्न नंबर 112 है, वाष्पीकरण की दर प्रभावित होती है। तो वाष्पीकरण की दर तेज हवा से, तापमान से और आर्द्रता से, तीनों से प्रभावित होती है। उपयुक्त में से सब सही है। तेज हवा, जल वाष्प की उपस्थिति तथा वायु का तापमान आदि ऐसे अनेक कारक हैं जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 113, जीवों की संरचनात्मक इकाई है। तो कोशिका, जीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका को जीवों की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। प्रश्न नंबर 114, आनुवांशिकता की मूल शारीरिक और कार्यात्मक इकाई है। तो यह है जीन। आनुवांशिकता की मूल शारीरिक और कार्यात्मक इकाई जीन है। जीन सामान्यतः डीएनए से बने होते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र में कई जीन होते हैं। प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कोशिकीय जीव में अलग अलग कोशिका अंग अलग अलग कार्य करते हैं जो कोशिका को एक इकाई बनाते हैं। और बहुकोशिकीय जीवों में सम विभाजन पाया जाता है। यहाँ अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं। तो दोनों सही है। प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीव की कोशिकाओं के बीच धीरे धीरे सम विभाजन का विकास हुआ और ये अलग अलग कार्य करने लगे। इस सम विभाजन के फलस्वरूप इसमें कोशिकीय विभेदीकरण हुआ। एक कोशिकीय जीव के अलग अलग कोशिका अंगक अलग अलग कार्य करते हैं जो कोशिका को कई इकाई बनाते हैं। प्रश्न नंबर 116, समजात अंग कहते हैं। समजात अंग वे अंग जो मूल रचना एवं उद्भव के समान होते हैं किंतु अलग अलग कार्य के लिए अनुकूल हो जाते हैं। वे अंग जो मूल रचना या उद्भव में तो असमान होते हैं किंतु समान कार्य के लिए अनुकूल हो जाते हैं। तो उत्तर है इसमें ये सही है, पहला। कुछ अंग मूल संरचना एवं उद्भव के समान होते हैं किंतु अलग अलग कार्यों के लिए अनुकूल होने के कारण असमान दिखाई देते हैं। इनका भ्रूणीय विकास भ्रूण के समय समान भागों में होता है। ऐसे अंगों को समजात अंग तथा इनकी समानता के समजात कहते हैं, जैसे मेढक, आदमी और घोड़े के अग्रपद तथा पक्षियों के पंख। प्रश्न नंबर 117 है, संरचनात्मक समजातता की संकल्पना प्रस्तुत की। तो बुफ्रो ने प्रस्तुत की। 118 है, फ्लिपर कहते हैं। फ्लिपर क्या है? समुद्री स्तनीय हेल व सील के अग्रपाद हैं। समुद्री स्तनीय हेल व एवं सील के अग्रपाद मछलियों के पंखों के समान या चंपू के आकार के होते हैं। इन्हें क्लीपर कहते हैं। प्रश्न नंबर 119, अवशेषी अंग के संदर्भ में विचार करो। तो अवशेषी अंग के संदर्भ में विचार ए और बी है। यानी ए अंग पूर्वजों से क्रियाशील थे और वर्तमान में बहुत कम क्रियाशील हैं। जीवों में अनेक ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। इन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। इनकी उपस्थिति से प्रमाणित होता है कि ये अंग कभी न कभी इन जंतुओं के पूर्वजों में क्रियाशील थे और उनके लिए उपयोगी थे। बदलते पर्यावरण में इनका उपयोग धीरे धीरे कम होता गया और आकार में छोटा व निष्क्रिय होते हुए मनुष्य प्रमुख अवशेषी अंग है। कृत्रिम परियोजना मनुष्य में ये चारों मतलब कि पहला और दूसरा कृमिरूप परिवेशिका और निषेधक पटल मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग हैं। उड़कापुच्छ तथा कृमिरूप परिवेशिका, निषेधक पटल, कर्ण पटल, ये
पेशियाँ, अक्ल, दाढ़ तथा त्वचा पर बाल। प्रश्न नंबर 121, जंतुओं में प्रमुख अवशेषी अंग हैं। तो जंतुओं में प्रमुख अवशेषी अंग जो है वो उपयुक्त में सभी है। व्हेल का एवं अजगर के पश्चपाद और घोड़े के पादों की शीट अस्थियां और व्हेल के कर्ण पल्लव। जंतुओं के प्रमुख अवशेषी अंग निम्नलिखित व्हेल के एवं अजगर में पश्चपाद, व्हेल के कर्ण पल्लव और घोड़े के पादों की स्लिट अस्थियां। प्रश्न नंबर 122, पुनरावृत्ति सिद्धांत का प्रस्तुत किया। तो पुनरावृत्ति सिद्धांत अर्नेस्ट हेकल ने दिया। इसके अनुसार प्रत्येक जीव का वास्तविक उसके प्रतिवृत्ति की पुनरावृत्ति होती है। प्रश्न नंबर 123 है, युग्मजन से वयस्क जंतु बनने वाले के परिवर्तन को व्यक्ति वृद्धि कहते हैं। सही है। किसी जंतु के जातीय विकास के इतिहास को जाति वृद्धि कहते हैं। ये भी सही है, दोनों विकल्प सही है। युग्मज में वयस्क जंतु बनने वाले तक के परिवर्धन को अभिवृद्धि तथा किसी जंतु जाति के विकास के इतिहास को जाति वृद्धि कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग हैं कपियों के समान वाले घने बाल, अतिरिक्त चूचक और कर्ण पल्लव की पेशियाँ, मानव शिशु की पुच्छ। तो उपयुक्त में सब सही है। मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ अवशेषी अंग हैं जैसे कपियों के समान घने बाल हो गया, अतिरिक्त चूचक और कर्ण पल्लव की पेशियाँ तथा मानव शिशु में पूँछ। मानव जाति में गुणसूत्र 46 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं जिसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा होती है तो भार के 7 से 8%। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार से लगभग 7-8% होती है। अतः यह 770 किलोग्राम के मानव शरीर में औसत 5-6 लीटर रुधिर होता है। प्लाज्मा कितने प्रकार की रुधिर कणिकाएँ होती है? प्लाज्मा 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ और रुधिर प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएँ के प्रमुख कार्य है। तो लाल रुधिर कणिकाएँ का प्रमुख कार्य जो है वो है 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन। लाल रुधिर कणिकाओं में कोशिका द्रव में हीमोग्लोबिन पाई जाती है जो रक्त को लाल प्रदान करती है। रक्त की लाल रक्त कणिकाएँ ही ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन शरीर में करती है। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रक्त प्रदान करती है तथा लाल रुधिर कणिकाओं में कोशिका द्रव में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 129 है, हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा कार्य करता है। तो WBC जो है रोगों से प्रतिरक्षा कार्य करता है। शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरी परजीवी प्रभावित होती है तो श्वेत रुधिर कणिकाएँ उसके शरीर में रक्षा करती है। श्वेत रुधिर कणिकाएँ शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। प्रश्न नंबर 130, हीमोस्टैसिस कहलाती है। रुधिर का थक्का जमना हीमोस्टैटिस कहलाती है। रुधिर स्कंदन का थर्मस द्वारा रुधिर स्राव को रोकने की प्रक्रिया को होमोस्टैसिस कहते हैं। इसे रुधिर का थक्का जमना भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 131, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। WBC का जीवन काल 3 से 5 दिन में होता है। तो उत्तर है सी, यानी तो उपयुक्त में सब सही है। पुरुषों में RBC की संख्या 64 लाख प्रति घन मिमी है और महिलाओं में RBC की संख्या 45 लाख प्रति घन मिमी है। लाल रुधिराणुओं का जीवन काल औसत 120 दिन का होता है। कणिका या श्वेत रुधिर का मुश्किल में 1 या 4 दिनों तक जीवित रहते हैं। कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु में कुछ कई दिनों तक और कुछ महीने तक जीवित रहते हैं। पुरुषों में 1 घन mm रक्त में RBC की संख्या लगभग 54 लाख तथा स्त्रियों में लगभग 45 लाख होती है। प्रश्न नंबर 132 है, मानव रक्त में WBC की संख्या प्रति घन mm है। तो 4500 से 11,000 के बीच।
मनुष्य के एक घन एम की रक्त में WBC की संख्या 4500 से 11,000 तक होती है। 133 रुधिर के संदर्भ में सत्य कथन। तो प्रश्न नंबर 133 है, तो उपयुक्त में केवल एक सही। रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसमें बाह्य कोशिका पदार्थ प्लाज्मा नामक तरल पदार्थ होता है जो रक्त का आजीवन भाग है। यह कुल रुधिर का लगभग 55% होता है, जबकि रुधिर कोशिकाओं की मात्रा 45% होती है। प्रश्न नंबर 134, हीमैटोलॉजी की किसका अध्ययन किया जाता है? तो रुधिर की अनियमितता का अध्ययन किया जाता है। रुधिर तथा उसके उत्पादक ऊतकों की उसकी अनियमितता के लिए अध्ययन की शाखा को रुधिर विज्ञान में हीमैटोलॉजी कहते हैं। प्लाज्मा रक्त का आजीवित भाग है। इसमें घुलनशील पदार्थ है। इसलिए विभिन्न प्रकार के प्रोटीन जैसे एल्बुमिन और प्रोथोन्स इत्यादि हैं। सोडियम के लवण खाद्य पदार्थ विभिन्न हार्मोन्स उपयुक्त में सभी सही है। प्लाज्मा पदार्थों का एक जटिल मिश्रण होता है। इसके आकार्बनिक पदार्थों में सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट लवण प्रमुख तथा कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं पोटेशियम आदि के फास्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट तथा आयोडीन आदि लवण सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। एल्बुमिन है। प्लाज्मा में घुली प्रोटीन हीपैरिन का मुख्य कार्य है। तो रक्त वाहिनी में रक्त को जमने से रोकना। संयोजी ऊतकों की मस्ट कोशिकाएं रुधिर में प्लाज्मा में निरंतर हीपैरिन नामक संयुक्त पॉलीसैकराइड युक्त करती हैं। हीपैरिन रुधिर वाहिनी में बहते हुए रुधिर को जमने में रोकती है। RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है तो प्लीहा को। प्रश्न नंबर 139, रुधिर का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसका वर्गीकरण किया। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, A, B और O। रुधिर बैंक के संदर्भ में सत्य कथन है वह स्थान जहां विभिन्न वर्गों के रुधिर सुरक्षित एवं असंगठित होते हैं। सही एकदम। विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी, एकदम दोनों सही है। वह संस्थान जहाँ पर विभिन्न वर्गों के रुधिर सुरक्षित एवं संग्रहित रहते हैं रुधिर बैंक कहलाते हैं। विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी है। प्रश्न नंबर 141, सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। तो ये सर्वदाता रुधिर वर्ग जो है 0 वर्ग है। रुधिर वर्ग में O में कोई एंटीजन नहीं होता, अतः इसे किसी भी रुधिर वर्ग के मनुष्य प्रविष्ट संरक्षित किया जा सकता है। इसलिए O रुधिर वर्ग मनुष्य के लिए सर्वदाता कहते हैं। प्रश्न नंबर 142, सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। तो AB सर्वग्राही रुधिर है। रुधिर वर्ग AB कोई एंटीबॉडी नहीं होता, अतः यह चारों वर्गों के में रुधिर ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए AB रुधिर वर्ग मनुष्य में सर्वग्राही कहते हैं। ब्लड प्रेशर के संदर्भ में विचार कीजिए। ब्लड प्रेशर को इस स्फिग्नोमीटर में मापा जाता है। यह स्वास्थ्य व्यक्ति का रक्त दाब 120 से 180 होता है, सिर्फ 80 होता है। तो उपयुक्त में कथन में कोई नहीं और दोनों सही है। रक्त बंद नालिका में बहती है तथा यह नालिकाओं के दीवार को दबाव डालता है। हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शिथिलता के लिए समस्त कम होता है। इसे रक्त BP कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। प्रकुंचन रक्तदाब की ऊपरी सीमा और हृदय संकोचन की अवस्था को प्रदर्शित करती है। शिथिल रक्त की निचली सीमा जो कि हृदय शिथिलता की अवस्था प्रदर्शित करती है। रक्तदाब या ब्लड प्रेशर नापने के यंत्र को द्रव्यमापनी या स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। प्रश्न नंबर 144 है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के संदर्भ में कथन सही है। तो उत्तर B सही, यानी कि 1, 2 दोनों सही है। यह PRH फैक्टर से संबंधित है या रोगों से प्रभावित संतान गर्भ में या जन्म में तुरंत बाद मर जाता है। प्रश्न नंबर 145, लाल फीता अंतर्राष्ट्रीय है। तो यह है एड्स का।
बहुलोहितवाणु रचना है तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाना। एनीमिया के विपरीत बहुलोहितवान रक्तता में पॉलीसाइथीलिया लाल रुधिर कणिकाओं में बनने के दर को तीव्र हो जाने के कारण रुधिर में इसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। इसे रुधिर की मात्रा बढ़ने के कारण हृदय पर जोर पड़ता है तथा रुधिर में गाढ़ा हो जाने के कारण रुधिर वाहिनी में इसका बहाव धीमा हो जाता है। प्रश्न नंबर 147 प्लेस्टोसिया है। प्लेस्टोसिया क्या है? तो यह रुधिर वाहिनी में सूक्ष्मजीव का संक्रमण है। जब रुधिर वाहिनी में कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाता है तो रुधिर संक्रमण हो जाता है। यदि समय से इसका इलाज न किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न नंबर 148 प्रत्यास्थता के संदर्भ में है। प्रत्यास्था पदार्थ वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने ऊपर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न की जाती है। किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु को उत्पन्न विकृति लगाने पर बल के अनुक्रमानुपाती है। तो दोनों कथन सही है। प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत किसी प्रत्यास्थ पिंड की आकृति में हुई परिवर्तन के परिणाम मात्रा उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। उल्लेखनीय है कि प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वायु वस्तु अपने ऊपर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार की परिवर्तन का विरोध करता है। प्रश्न नंबर 149 घर्षण बल के संदर्भ में विचार कीजिए। तो घर्षण बल के संदर्भ में विचार यही है कि बी सही है। जब किसी वस्तु की सतह को दूसरी वस्तु की सतह से संपर्क में रखकर गतिशील किया जाता है अर्थात दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ जाता है तब एक बल अस्तित्व में आ जाता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। प्रश्न नंबर 150 न्यूटन की गति के प्रथम नियम के संदर्भ में विचार कीजिए। बाह्य बल के अभाव में वस्तु अपनी स्थित विरामावस्था एवं एक समान गति की अवस्था में बनाए रखती है। रुकी हुई कार एवं एक समान चाल में चल रही इसमें से बैठा हुआ व्यक्ति पीछे को ओर झुक जाता है। इसकी व्याख्या न्यूटन की गति के पहले नियम से। तो दोनों कथन सही है।